चलो ठीक है। हाँ बेटा एक बार ना जल्दी से देख लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। तुम ना कहीं किसी जगह पे नोट डाउन कर लो, अगर तुम जहाँ नोट्स बना रहे हो, कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। एक काम करती हूँ, मैं पेज ले लेती हूँ। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फिर हम सीएफटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको ईएएन भी बोलते हैं, ईएन रूल, सिडविक ने दिया था ये रूल। स्पेलिंग देख लेना, सिडविक ने दिया था, ठीक है। अभी क्या होता है ना, सिंपल सा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ना कोई भी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं बच्चे, उसमें आपसे पूछ सकते हैं पहला क्वेश्चन कि इसका इफेक्ट ईएन बता दो कितना होगा, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपके पास ना 3-4 आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे और आपको बोलेंगे इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है या इनमें से सबसे कम स्टेबल कौन सा है। बेसिकली स्टेबिलिटी के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, बस इन दोनों से ही आएगा क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ईएन निकालना आएगा या स्टेबिलिटी पूछेंगे। अभी देखो ईएन का ना, जो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इसका ना फॉर्मूला लिखो कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिखो बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मैं CMA लिख रही हूं, समझ जाना, प्लस इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, या इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहने वाला है, इसी को आपको लगाना है किसी भी कॉम्प्लेक्स पे अगर आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लगाना है, ठीक है। अगर आपको ईएन निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स का तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो बेटा ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने मैम क्या लिखा, CMA ये क्या बताया आपने, CMA? सेंट्रल मेटल एटम, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, ठीक ओके है। मैम। चलो इसका निकाल के देखते हैं बेटा। देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा, तो तुम्हें डी ब्लॉक के स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, 21 to 30, ठीक है। अभी कर लेना, क्योंकि सीएफटी के बाद जो हमारी क्लास होगी वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होगी, तो मैं चाहती हूँ सबको ये याद हो, ठीक है। आई थिंक 2 लेक्चर में होगा तुम्हारा सीएफटी कंप्लीट, ठीक है। तो जैसे भी होगा देख लेंगे, लेकिन तुम्हें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो करना है। चलो यहाँ पे देखो बेटा, देखो निकल क्या है, सॉरी निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28 होता है, तो लिखो 28, ठीक है। लिखो 28, उसके बाद क्या, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे निकलेगी, 2 -4 इज आएगी इक्वल मैम। टू -2, +2, उसको माइनस करना, प्लस मत कर देना प्लस देख के। बेसिकली हम यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं 28 में से, समझे मेरी बात को, क्यों माइनस किया बोलो। बेसिकली प्लस यस का मैम। मतलब क्या होता है, बेसिकली कि इतने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें हमेशा +2 आएगी, तो ये माइनस ही होगा हमेशा। प्लस बच्चे इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड, तो अगर आपको पता है कि जो साइनाइड होता है नेगेटिव चार्ज होता है उसपे, ठीक है, और अगर एक नेगेटिव चार्ज है इट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अगर एक साइनाइड भैया, एक साइनाइड का लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 4 साइनाइड के कितने देंगे बेटा, 8, हाँ या ना, बताओ बताओ, 8 देंगे कि नहीं मैम देंगे, ठीक है। तो इसका मुझे बताओ कितना आएगा, 34 आएगा। इसको सॉल्व यस करो, मैम। 34 आएगा, ठीक है। अभी देखो आपको क्या चेक करना है, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए बोला जाए, तो आप चेक करेंगे कि उसका सम किसके इक्वल आ रहा है। अगर तो उसका सम नोबल गैस, किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर उसका सम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ रहा है, लाइक क्रिप्टोन, क्रिप्टोन का होता है 36 है ना, जिनोन का होता है 54, आर्गन का होता है 18, अगर इनमें से आ रहा है किसी का, तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल होगा, कि उसका जो ईएन है, ये सिडविक ने बताया था ऐसा, क्योंकि जो ये ईएन रूल था वो सिडविक ने दिया था, कि अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में, बताती हूँ बेटा, अगर आपको किसी स्टेबिलिटी के बारे में पता लगाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका ईएन निकाल लेंगे। ईएन के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं है। 8 कैसे आया, आकृति, एक साइनाइड का लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, टोटल कितने हैं बेटा यहाँ पे 4, तो 4 कितने देंगे, 8 ही देंगे ना, हाँ या ना,
आकृति। यस मैम। ठीक है, चलो अभी ना एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, ध्यान रखेंगे कि जो ईएन रूल था ना वो सारे कॉम्प्लेक्सेस पे एप्लीकेबल नहीं था। मतलब जैसे हम इसके अलावा भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें ईएन ना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसको आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ निकालना आएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता दो और स्टेबिलिटी बता दो, ठीक है। लेकिन जो ईएन रूल है ना वो एप्लीकेबल है, लिखो यहाँ पे एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। इस पे तो 200% लगेगा ईएन रूल। जो ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं विदाउट कार्बोनिल उसमें कहीं पे ईएन एप्लीकेबल भी होता है, कहीं पे नहीं भी होता है, उसके बारे में आपको नहीं जाना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं बच्चे, इधर देखो, टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे लेट क्यों आए हो, फिर मेरी गलती है, तुम लोग इतनी लेट आते हो, किसकी गलती है बेटा? देखो इधर बता दूंगी, इधर देखो साहिबा, इधर देखो कैसे निकालते हैं ईएन रूल, फिर बता रही हूँ मैं ईएन कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर चाहिए होता है सेंट्रल मेटल एटम का। निकल का कितना होता है? 28 होता है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे 0 है। पता है ना क्यों है 0? क्योंकि सीओ कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है, समझे? तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। प्लस आपको ये देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड, कितने जो है लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो बच्चे एक सीओ का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कितने का देगा बोलो? 4 लिगेंड कितने देंगे बताओ? 8। सही बोला मैंने? हाँ या ना? हाँ जी। चलो तो कितना आएगा? 36। अभी 36 किसका होता है? क्रिप्टोन का होता है ना, क्रिप्टोन का होता है ना ये। यानी कि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है बेसिकली ईएन रूल को फॉलो कर रहा है और ये कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल है, ठीक है। तो फिर बोल रही हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको मान लो एक कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा, आपको बोलेंगे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दो, ठीक है। तो निकाल देना और ऑप्शन में से मैच कर लेना कि कौन सा आएगा, पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? आपको 3-4 कॉम्प्लेक्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। सुन लो ध्यान से, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि किसका ईएन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आता है। जनरली आपको 36 मिलेगा, 54 और 80 ये भी नहीं मिलता, 36 और 54 वाले मिलते हैं। अगर किसी का ये आ रहा है ईएन तो वो स्टेबल होगा, और जिसका नहीं आ रहा वो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। इतनी बात, कुछ मुश्किल था इसमें? बोलो। आ गया। ठीक है। और अगर किसी को बहुत सारे एग्जाम्पल ट्राई करने, या एक काम करती हूँ मैं तुम्हें ना एग्जाम्पल दे देती हूँ घर से करने के लिए। 1 मिनट रुको बेटा, मैं तुम्हें घर से दे देती हूँ करने के लिए। हाँ लिखो, मैं बताती हूँ तुम्हें। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे एक और पेज ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस ऑन, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। CO कोबाल्ट है ये, NH3 6 3+, ठीक है। इसका निकाल लेना फॉर्मूला, मैंने तुम्हें ऑलरेडी लिखा दिया, इसको कहीं पे लिख लो। हो सकता है जो मैं नोट्स अपलोड करूँ तुम्हें, ठीक है, उसमें नहीं हो, वैसे नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कहीं पे लिख लो ये वाला। इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना, और इसका और इसका, ठीक है। मैं इनके एटॉमिक नंबर भी बता देती हूँ तुम्हें क्या होंगे। देखो कोबाल्ट का 27 होता है, आयरन का 26, प्लेटिनम का 78, आयरन का 26 और तुम्हारा सिल्वर का होता है 47। निकल जाएगा। फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? बोलो, फॉर्मूला पता है क्या बेटा? यस मैम। ठीक है। और इसके भी निकाल लेना, ये भी निकाल लेना, ये तो सबसे सिंपल है, ठीक है। इनका भी कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स का भी निकाल लेना, तुम्हें वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं बोलती हूँ, FeCN6 4 नेगेटिव is more stable than FeCN6।
3, ठीक है। आपको इसको एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से, ठीक है। ईएन रूल के अकॉर्डिंग देख लेना किसका क्या आएगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है तो इट मींस क्या होगा, इसकी जो सम होगा वो इसके नोबल गैस किसी के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आएगा, तभी ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आप कर लेना, कर लोगे? यस मैम। चलो बस फॉर्मूला ध्यान रखना, बाकी कुछ और नहीं। चलो ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो ठीक है। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, लास्ट क्लास में हमने वीबीटी कंप्लीट कर ली थी। किसी ने वीबीटी के क्वेश्चंस ट्राई किए थे क्या? हाँ बेटा, वीबीटी के क्वेश्चंस ट्राई किए थे जो मैंने अपलोड किए थे? कुछ कुछ करे, ठीक है। जैसे मान लो सपोज आप ना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज केमिस्ट्री का असाइनमेंट सोल्व कर रहे हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सपोज 50 क्वेश्चन है ना। तो उसको 2 शिफ्ट में करके निपटा दिया करो, लेके मत बैठा करो। सपोज आज आप 25 कर रहे हो और आप सोचोगे 25 मैं बाद में करूंगी, तो वो बाद में नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। जिस दिन 25 कर रहे हो या तो उसी दिन 25 को निपटाओ, या नेक्स्ट डे 25 को निपटा के खत्म करो, साइड में रखो, है ना। तो ऐसे आपको काम लेके नहीं बैठना, काम को जितनी जल्दी खत्म हो सके उतनी जल्दी खत्म करना है, ठीक है। तो बच्चे आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे। तो देखो ना, मैंने आपको बोला था जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते तो उसके पोस्टुलेट देखते हैं। जब पहले वाली किसी थ्योरी में लिमिटेशन आती है तभी हम दूसरी वाली थ्योरी को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो ये लेट आए हैं ना स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट टाइम से सिर्फ 2 मिनट वेट करूंगी और लेक्चर को स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम पे आना, अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो फिर वो आप रिकॉर्डिंग से कवर करना, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही मिनट वेट करूंगी, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है लेक्चर, और फिर मुझे आज क्या बोलते हैं आगे भी लेक्चर लेना होता है 7 बजे, ठीक है। चलो, यानी कि हमें बच्चे सबसे पहले क्या देखनी पड़ेगी, वीबीटी की लिमिटेशन देखनी पड़ेगी। आई होप कि आप सबको ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखो वीबीटी की क्या लिमिटेशन थी, सबसे पहली लिमिटेशन तो ये थी ना, इसकी बहुत सारी एजम्पशन थी, इसकी बहुत सारी एजम्पशन थी, ठीक है। अपनी मर्जी से कह रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब बहुत सारी इसने एजम्पशन दी थी, ठीक है। और दूसरी चीज, इसने कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। अगर आपको याद हो तो मैंने वीबीटी में कहीं भी आपको कलर के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया था, नहीं किया था ना, नहीं किया था। थर्ड पॉइंट बच्चे, इसकी लिमिटेशन ये है, ओके बच्चे, एक्चुअली ना ये पहले लिखा हुआ था, ये वैसे ब्लू कलर नहीं है, ये पर्पल कलर है, ठीक है। ये अभी दिख रहा होगा, नहीं तो मैं आपसे, अब तो मैं थिकनेस थोड़ी मैंने थिकनेस कर दी है पेन की, तो ये पहले वाला लिखा हुआ है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलो, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब मैंने आपको कहा था, जब मैं आपको वीबीटी पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा था कि आपको ना ये याद रखना है कि अमोनिया, साइनाइड और सीओ क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। यही बोला था ना मैंने कहा था वीबीटी की लिमिटेशन मिलेगी, क्योंकि ये अब हम सीएफटी में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री इन कोऑर्डिनेशन। नंबर 4, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट में कॉम्प्लेक्स किया था बच्चे, ये वाला मैंने कहा था, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसकी sp2d होती है, मतलब अपनी मर्जी से इसने भैया कह दिया कि हगिंस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कहा sp2d होती है, मतलब कोई प्रिडिक्शन नहीं थी इसका, ठीक है। और फिफ्थ लिमिटेशन बच्चे, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि इसने एग्जैक्ट आप बोल सकते हो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी मैग्नेटिक बिहेवियर पे। जैसे मैंने आपको कहा था ना, इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इतना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो तो ठीक है, कहीं कहीं जगह पे तो ये चीज सही थी, लेकिन जब आप सीएफटी में देखोगे ना, तो आप देखोगे कि सीएफटी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है मैग्नेटिक बिहेवियर को। क्यों करती है? क्योंकि बच्चे वीबीटी में हमने एक्सेप्शंस देखी हैं, अगर एक्सेप्शंस देखी है तो उसके अकॉर्डिंग उसके पेयरिंग में भी प्रॉब्लम आई होगी जब हम पेयर करवा रहे थे, क्योंकि मैंने आपको कहीं कहीं जगह पे क्या कहा था कि माना कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन वो पेयरिंग नहीं करवा रहा है ना। कोई जगह मैंने बोला ये पेयरिंग करवा रहा है, अगर आपको याद हो मैंने एक्सेप्शन के नाम से लिखवाया था उसको, तो वहां पे इस पंगे में क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी फिर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी, एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दी थी बच्चे मैग्नेटिक बिहेवियर की, वो सीएफटी ने दी थी,
ठीक है। तो जब भी हमारे पास बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब मेटल के साथ अगर लिगेंड लगा हुआ है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिलता है, और अगर एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो, तो आप CFT को यूज करेंगे, जब तक एग्जामिनर आपको ये ना बोल जाए कि VBT के अकॉर्डिंग बताओ। अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बोलता VBT CFT, तो आप CFT को यूज करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे। CFT क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहीं से बच्चे हम पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो बेसिकली ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ना सिंपल से 2 से आपको पोस्टुलेट आपको याद रखना है, और ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, ठीक है। जो जो मैं यहाँ पे बताऊंगी अगर आपने वो कर दिया ना, आप CFT का एक एक क्वेश्चन जो है, नीट का हो चाहे JEE का हो, वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, जो फर्स्ट पोस्टुलेट था बच्चे, देखो क्या बोला इसने। फर्स्ट पोस्टुलेट ये था, इट कंसिडर्ड मेटल लिगेंड बॉन्ड इज प्योरली आयनिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। VBT ने क्या बोला था, VBT ने क्या बोला था कि मेटल और लिगेंड के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तभी हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था। लेकिन CFT क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में सिर्फ एक जस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। समझ पा रहे हो, सिर्फ एक बोल रखा है कि प्योर आयनिक बॉन्ड है, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, कोई ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये CFT ने बोला, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट उसने बोला कि लिगेंड को यहाँ पे कंसीडर किया गया है बच्चे पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ अनायन, ध्यान से सुनो, और डायपोल कंसीडर किया हुआ है इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब ये पॉइंट चार्ज क्या है, देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो ये क्या है बच्चे, सारे पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये अनायनिक लिगेंड, ठीक है। और डायपोल कंसीडर किया हुआ है इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखूं बच्चे, वाटर होता है ना, और आपको पता है वाटर में ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, और इन पे पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लिगेंड की तरह कौन बिहेव करेगा बच्चे, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो, समझ में आई ये चीज? 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि क्या बोला मैंने? हाँ जी बोलो। एक तो CFT ने क्या कंसीडर किया, अनाइंस को क्या बोलते हैं, अनाइंस को पॉइंट चार्ज या अनायनिक लिगेंड को, और दूसरा डायपोल के केस में क्या किया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में डायपोल बोला लिगेंड्स को, ठीक है। चलो, यानी कि बेसिकली CFT 2 टाइप के लिगेंड की बात करे, एक तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में और एक ये इसकी पॉइंट चार्ज। चलो ठीक है, उसके बाद बच्चे ना मुझे आपको कुछ बेसिक टर्म्स बतानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ये तुम्हें काम आएगी। क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखने वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में, तो वहां पे ये आपकी काम आएगी, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो बच्चे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती है बच्चे, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है। जैसे देखो, डी की तुम्हें पता है 5 ऑर्बिटल होती है, तो देखो मैंने किस तरह से दिखा रखे, ऐसे हम देखते थे ना VBT में। तो इसमें डीजेनरेट का मतलब क्या है, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या है, सेम है। ऐसे वाले ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, हम डीजेनरेट बोलते हैं। अब तुम ये बताओ कि कौन कौन से होते हैं डी के 5 ऑर्बिटल, बताओ। एक तो DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, कोई माइनस नहीं बोलेगा इसको। बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है, इसको बोलते हैं माइनस, नहीं वो गलत बोलते हो तुम लोग, DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर बोलते हैं, और ये है DZ स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद बच्चे आता है तुम्हारे पास, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ट्रिपली डीजेनरेट। ट्रिपली का मतलब क्या हुआ, नाम से ही देखो 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। तो देखो 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे T2G से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T2G से। डबली डीजेनरेट क्या होता है, 2 ऑर्बिटल डीजेनरेट है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EG से करते हैं, ठीक है। और जो ट्रिपली डीजेनरेट होते हैं उसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल आती हैं, DXY, DYZ, DZX, और जो डबली होती है उसमें आती है DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर। अभी तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा कि यही तीनों क्यों आ रही है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे बच्चे टी किसके लिए यूज हो रहा है, ट्रिपली के लिए। ई किसके लिए यूज हो रहा है बेटा, बोलो, डबली के लिए, ठीक है। T2G ट्रिपली, EG डबली। अभी आप कहोगे मैम जी क्या चीज है, अभी आप बोलोगे जी क्या चीज है,
ओके, यहाँ पे अंकिता आ गई, अलका आ गई, प्रेरणा आ गई, शालिनी भी आ गई है, स्वीटी भी आ गई, शीतल, ठीक है। साहिबा है, ठीक है। ओके, तो बच्चे ध्यान रखना, जी हम किसके लिए यूज करते हैं, लिखो, यूज फॉर, जी यूज फॉर सेंटर ऑफ सिमेट्री, जी यूज फॉर सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे मैं COS लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ बेटा, COS लिख रही हूँ। देखो कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, देखो इधर। अभी ना CFT में हम दो चीजों की डिस्कशन करने वाले, एक तो बच्चे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, एक टेट्राहेड्रल में। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बनाऊं तो देखो क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, ऐसे करते हो ना तुम लोग, ऐसे बनाते हो, बताओ हाँ या ना। तो यस अगर मैम। मैं यहाँ पे सपोज मैं ये बीच में एक पॉइंटर ले लेती हूँ, ये वाला, ठीक है, पॉइंटर ले लेती हूँ। अगर ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि अगर मैं सेम डिस्टेंस से ऊपर मूव करूं और सेम डिस्टेंस से मैं नीचे मूव करूं, अगर मुझे दो दो जगह सेम चीज मिलती है सेम डिस्टेंस मूव करने पे, तो इट मींस वहां पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जैसे ऊपर गई लिगेंड, नीचे गई लिगेंड, यहाँ पे गई लिगेंड, यहाँ पे गई लिगेंड, यहाँ पे गई लिगेंड और यहाँ पे गई लिगेंड, तो बेसिकली क्या है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। समझे इस चीज को, दोबारा समझाऊं या क्लियर है, बोलो। ऐसे ही देखो, यहाँ पे टेट्राहेड्रल में क्या करते हो आप लोग, देखो क्या टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, देखो इधर। अभी देखो बेटा, ये यहाँ पे मैं ऊपर गई, ये नीचे आई, यहाँ गई, नीचे आई, कोई लिगेंड नहीं है, देख पा रहे हो, यहाँ गई, यहाँ गई, कोई लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है टेट्राहेड्रल के केस में। तो जब हम टेट्राहेड्रल के बच्चे केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखेंगे, तो वहां पे हम जी का वर्ड, जो जी है वो यूज नहीं करेंगे। जी को क्या बोलते हैं, जिराडे, जी को बोलते हैं जिराडे। कुछ लोग जीरेड भी बोलते हैं, मैं दोनों बोलती हूँ, जिराडे भी और जीरेड भी, तुम भी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। कोई अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं इसको, ठीक है। तो जब हम टेट्राहेड्रल की देखेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी, वहां पे मैंने जी यूज नहीं कर रखा है। चले आगे, ये तीन टर्म्स क्लियर हुई, डीजेनरेट, ट्रिपली और डबली, जल्दी बताओ। यस मैम। चलो शाबाश। अभी देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये मैंने इसलिए बना रखी है चीजें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझा पाऊं और कम से कम मैं लिख पाऊं, क्योंकि अगर लिखने में टाइम लगा दूंगी तो समझ में नहीं आएगा। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपको दिख रहा है ना सारा मैसी है, ये मैसी नहीं है, देखना बहुत सही से समझ में आएगा, बस आप देखते जाना। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अभी ना हमें ये देखना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, किस तरह से स्प्लिटिंग होगी वो देखना है। तो फर्स्ट आपका रहेगा अभी टॉपिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हमें ये देखना है कि स्प्लिटिंग कैसे होगी लिगेंड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो मैं इस वाले जो ये स्लाइड है इस पे बाद में आती हूँ, मुझे आपको ये दिखाना है, मुझे आपको पहले पिक्चर के थ्रू समझाना है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। ओके, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको मत देखो, नीचे वाली पिक्चर को मत देखना, ऊपर वाली को ही देखना बस, ठीक है। ओके, तो बच्चे जैसे कि आपको पता है डी की 5 ऑर्बिटल होती है, कौन कौन सी, DXY, DXZ, DYZ, DX² डैश Y² DZ², ठीक है। चलो अभी आपको ये पता है बच्चे, अगर मैं फ्री मेटल की बात करती हूँ, जब तक उसके पास लीगेंड नहीं है, ध्यान से सुनना, मैं किसी भी फ्री मेटल, फ्री क्यों बोला, जब तक उसके पास लीगेंड नहीं जुड़े हुए हैं, जब तक कोई आपका फ्री मेटल आए ना बच्चे, उसकी डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, जो पांचों की पांचों इसमें ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी सेम रहेगी, सिंपल सी बात है। पहले ये बताओ हाँ या ना। अगर मैं सपोज सिर्फ आयरन ले लूं और इसकी मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं, तो पीपीटी में हम ऐसे ही दिखा रहे थे ना, बोलो बताओ, ऐसे दिखा रहे थे ना। तो मतलब जब तक कोई लिगेंड, अरे हाँ या ना तो यस बोल दो, मैम। ठीक है। जब तक हम कोई लिगेंड नहीं दिखा देते मेटल के साथ, तब तक उसकी डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी, चलो ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे, जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच करेंगे ना मेटल को, तो उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो चीजें वैसी नहीं रहने वाली जैसे आपको दिख रही हैं। कैसे होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। अगर आपने ये बात सुन लेना, मेरी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, जो ये तीनों ऑर्बिटल है DXY, DXZ और DYZ, ये कहाँ पे लाई कर रही है, अगर आपको दिख पा रहा है क्या, एक्सिस के बीचों बीच लाई कर रही है, देख पा रहे हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये ऊपर वाली जेड है,
अगर मैं ये दिखाऊं ये कर्सर से, तो देखो ये Z है, ये X है, ये Y है, और इसके बीचों बीच कहीं ऑर्बिटल लाई करे। ये किसकी ऑर्बिटल है बच्चे? मेटल की d ऑर्बिटल है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो dxz में भी x और जो dxz है, देखो ऑर्बिटल बिल्कुल एक्सिस के बीचों बीच लाई कर रही है, देख पा रहे हो सारे? ऐसी dyz, लेकिन इसमें क्या है, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर क्या है, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर बना रखी है, देख पा रहे हो सारे? और ऐसी dz स्क्वायर बच्चे एक्सिस के ऊपर बना रखी है, ठीक है। तो एक्सिस के ऊपर कहने का क्या मतलब है, अगर ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका बेटा z एक्सिस है, ठीक है, ये आपका z एक्सिस है। या इसको मैं थोड़ा अलग से दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। अगर मैं यहाँ पे बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाऊं, क्योंकि उसमें ही हम स्प्लिटिंग देख रहे हैं, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये है। अभी यहाँ पे देखो मैं एक्सिस दिखाती हूँ। सपोज ये तुम्हारी बेटा z एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हारी x एक्सिस है, ये तुम्हारी x एक्सिस है, और ये तुम्हारी, ऐसे दिखाओ बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे y एक्सिस है। तो आपको पता है बच्चे, जितने भी ये जो x एक्सिस है, x है, y है, z है, सबके बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये पता है ना तुम्हें? इस तरह से ये देखो, x y z सब में एंगल है 90 डिग्री का। अच्छा, जो ऑक्टाहेड्रल में ये जो लिगेंड लगे हुए हैं, इनके बीच में एंगल क्या है, तुम्हें पता है? क्या होता है? एडजेसेंट लिगेंड के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई? जो तुम्हारी तीनों एक्सिस है उसमें 90 डिग्री का एंगल है, जो तुम्हारे लिगेंड लगे हुए हैं मेटल के अराउंड, हर लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यानी कि क्या मैं इस फिगर को देख के ये बोल सकती हूँ कि जो लिगेंड है मेटल के पास, जो मेटल की डी ऑर्बिटल है, वो कहाँ से अप्रोच कर रहा है? एक्सिस के ऊपर अप्रोच कर रहा है। क्या आप देख पा रहे हो? अगर मैं पेन का कलर चेंज करूं, देखो, ये देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है लिगेंड, जेड एक्सिस के ऊपर आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। बोलो, क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि जो लिगेंड है वो कहाँ से अप्रोच कर रहा है बेटा? एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। देखो, मैं धीरे धीरे इसलिए समझा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, नहीं तो मैं खिंचवा भी सकती हूँ इस चीज को। ये समझ में आया? पहले ये बताओ, बोलो कि लिगेंड जो है एक्सिस के ऊपर से आ रहा है। अच्छा जी, अभी मुझे यहाँ पे देख के बताओ कि ऐसी कौन सी ऑर्बिटल है जो एक्सिस के ऊपर है? ये वाली dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर वाली। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यानी कि जो मेटल की जो डी ऑर्बिटल है, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर, जो कि एक्सिस के ऊपर है, और यही एक्सिस से क्या आ रहे हैं बच्चे? तुम्हारे लिगेंड आ रहे हैं। यहाँ से लिगेंड, यहाँ से लिगेंड, यहाँ से लिगेंड। और आपको पता है मेटल की जो डी ऑर्बिटल है, माना कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो होती है, लेकिन मेटल के पास ऐसी भी तो डी ऑर्बिटल होती है ना जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के डी ऑर्बिटल के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भैया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जब अप्रोच करेंगे तो उनमें क्या होने वाला है बेटा? बोलो, रिपल्शन। रिपल्शन होने वाला है। और रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो हाँ या ना, बोलो। यस मैम। लेकिन यहाँ पे तो क्या है? dxy dxz और dy। बेटा सारे बोलो, यहाँ पे मैं 3 बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना? एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो, अपना तुम 1 घंटा इन्वेस्ट करने के लिए आते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? dxy dxz और dyz में क्या है? देखो, एक्सिस के बीचों बीच है। बीचों बीच का मतलब क्या है? जबकि लिगेंड तो किस पे आ रहे हैं? एक्सिस पे आ रहे हैं। यानी कि इनके कंपैरिजन में इन तीनों में रिपल्शन कम होगी, और अगर रिपल्शन कम होगी तो एनर्जी भी क्या होगी बच्चा? बोलो, एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, अभी इतना समझ में आया? अब देखो, डायग्राम तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। देखो, अभी तक ये वाला कौन सा केस था? जब तक कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा था। ये वाला जो मैंने थोड़ी सी एनर्जी दिखाई है, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन अ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, इसका मतलब क्या है कि अभी तो भैया सिर्फ मेटल था, लिगेंड उसको दिख गए हैं दूर से कि वो मेरे पास आने वाले। मेटल को दूर से दिख गया कि मेरे पास लिगेंड आने वाले हैं, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई है? थोड़ी ज्यादा हो गई। लेकिन जब लिगेंड बहुत पास आ जाएंगे, ध्यान रखना ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, बस वो कुछ नहीं है।
जैसे वो मेटल के पास आएंगे अब क्या होंगी, जो डी ऑर्बिटल जो पहले उनकी सेम एनर्जी थी अब वो स्प्लिट हो जाएंगी। मैंने कहा तुम्हें जो 3 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी जिसको हम T2 जैसे दिखा रहे हैं, और 2 ऑर्बिटल ऐसी होंगी जिनकी एनर्जी बढ़ जाएगी जिसको हम Eg से दिखा रहे हैं। और Eg वाले कौन से, यहाँ पे देखो dx² डैश y स्क्वायर और dz²। T2g कौन सा है, dxy dyz dzx। तो पहले तो ये बताओ तुम्हें ये डायग्राम समझ में आ गया कि क्या बनाया है, बोलो। यस मैम। चलो ठीक है, इसके बीच में क्या है, जो ये मैंने ये देखो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है बच्चा, ये क्या बैरी सेंटर है, ये क्या बैरी सेंटर है। और जो इन T2g और Eg के बीच में जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ बोलते हैं। अब ये डेल्टा ओ क्या है, क्या नाम है इसका, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओ नहीं बोलना इसको कभी भी, ये ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पे डिनोट किया गया है इसको। डेल्टा ओ क्या है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अभी ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि पूरे का डिफरेंस है डेल्टा ओ। ठीक है, तो T2g से बैरी सेंटर का डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना पड़ेगा, -0.4 डेल्टा नोट, और Eg से बैरी सेंटर का डिस्टेंस होता है बेटा 0.6 डेल्टा नोट। अगर आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं है, जस्ट एक सेंटर दिखा रखा है बेटा। ठीक है, जस्ट एक, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना कि बैरी सेंटर से Eg का कितना है डिस्टेंस और बैरी सेंटर से T2g का कितना है, ताकि जो ओवरऑल आप सम देखोगे वो किसके बराबर आएगा अंकित, डेल्टा ओ के बराबर आएगा। आप करके देख लो, 0.6 को ऐड करो कितना आएगा, डेल्टा ओ ही आएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अभी ना आप इसको माइनस मत कर देना, आप इसको ये मत कर देना 0.6 माइनस 0.4 मत कर देना। ठीक है, तो 0.2 आ जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तभी आएगा डेल्टा नोट। तो बेसिकली यहाँ माइनस सिर्फ यहाँ पे ये दिखा रहा है बच्चे कि T2g की एनर्जी कम है और इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। सिर्फ माइनस आया कहाँ से है वैसे? नहीं नहीं नहीं, ये बच्चे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, जब ये देखा गया कि लिगेंड कैसे कैसे अप्रोच कर रहा है, आपके लेवल पे नहीं है ये मास्टर्स लेवल पे आता है कि कैसे आया पूरा सा, जैसे जैसे मैंने ऑर्बिटल्स बना रखी हैं, जब वो लिगेंड अप्रोच करते हैं तो बेसिकली उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं प्रॉपर, तो वहां से ये वैल्यूज आई है कि कितना कितना इसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। चलो आगे चलो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। चलो उसके बाद और देखो, मैंने यहाँ पे डेल्टा ओ की ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको डेल्टा से दिखा रखा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। मैंने आपको उसमें क्या बताया था बीबीटी में कि भैया रट्टा मार लो कि अगर अमोनिया हुआ, साइनाइड हुआ, CO हुआ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके अलावा वीक फील्ड लिगेंड है, यही बोला था मैंने। लेकिन CFT ने भैया एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके ये एक पूरी सीरीज बनाई थी जिसको हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हालांकि इसमें भी रटना पड़ेगा हमें, लेकिन भैया इसने एक रीजन तो दिया कि मैंने ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया वैल्यूज। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर लगाया, ऐसा नहीं अपनी मर्जी का कुछ भी लगा दिया। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर पूरा ध्यान नहीं रखना, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही ध्यान रखना है। तो देखो जिस पे मैंने ये हाईलाइट की हुआ है, आपको क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से हैं, CO, देखो CO, CN, NO2 नेगेटिव, EN, NH3, pyridine, ये आपको ध्यान रखने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। फिर से बोलूं क्या, CO, CN तो आप पहले से ही ध्यान रखते थे, CO, CN, NO2 नेगेटिव, अमोनिया, pyridine, जितने भी P डोनर है, जैसे pyridine हो गया है ना, PR3 हो गया, R क्या है, एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है, ऐसी CH3। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक कैसे ध्यान रखोगे, वीक में सारे हेलोजन ध्यान रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पहली चीज। एक याद रखना ऑक्सलेटो याद रखना, और एक याद रखना बच्चे पानी, मतलब वाटर, बस। इसके अलावा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा, एक बार फिर रिवाइज कराऊं, सबसे ज्यादा CO, अगर आप P डोनर वाले भी भूल जाओ ना कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा CO, पहले ऑक्सीजन वाला, फिर नाइट्रोजन वाला, CO, CN। ठीक है, फिर NO2 नेगेटिव, फिर EN, फिर अमोनिया और pyridine की एक जैसी होती है, बस इतना ध्यान रखना, काम हो जाएगा आपका। समझ गए, आगे चलूं, जल्दी बोलो। ये मैं तुम्हें क्यों करवा रही हूँ पहले, क्योंकि मुझे तुम्हें क्वेश्चंस के लिए रेडी करना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके जी। मैम जो आपने सारे लिखे हैं सारे स्ट्रॉन्ग हैं?
नहीं नहीं नहीं, हाँ ये वाले जो पीछे वाले हैं बच्चे, यहाँ देखो जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, देख पा रहे हो ना, ये स्ट्रेंथ कैसे है, लेफ्ट से राइट, वीक फील्ड लिगेंड से हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो आप प्रीति, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे लिगेंड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, कौन कौन से वीक होंगे। सारा आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल रट्टा नहीं मारना है, सारा तो पूछा भी नहीं जाता, ठीक है, और नीट में तो वैसे ही नहीं पूछा जाता। आगे चलो, उसके बाद है बच्चे यहाँ पे CFSC क्या है। देखो अभी हम निकालना सीखेंगे बेटा CFSC कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली CFSC क्या है, या तो आप इसको बोल दो बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या आप इसको बोल दो बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आपको बुक में दो नाम से दिखेगा, क्या नाम है पता होना चाहिए भैया। CFSC कैसे निकालते हैं वो हम देख लेंगे, पहले ये देखो कि CFSC को बोलते क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड इन बेटा स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अभी आप कहोगे मैम निकालना तो कोई फॉर्मूला भी तो होगा, तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, -0.4 इंटू एक्स। मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूँ। मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। -0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई, ब्रैकेट क्लोज, डेल्टा नोट प्लस ZP। अभी देखते हैं ये है क्या क्या। देखो -0.4 क्या था, T2G से बैरी सेंटर का डिस्टेंस था। x क्या है, जब ये T2G का बैरी सेंटर से डिस्टेंस है तो x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। 0.6 क्या था, बैरी सेंटर से EG का डिस्टेंस था, तो y क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं EG ऑर्बिटल में, ठीक है जी, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीप्लाई कर देना, ब्रैकेट क्लोज, डेल नोट प्लस ZP भी तुम्हें मेंशन करना है, प्लस ZP भी तुम्हें मेंशन करना है। Z क्या है बच्चे, Z ये मेंशन करता है, यहाँ पे Z ये इंडिकेट करता है कि तुमने खुद से कितने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करवाया है, तुमने खुद से कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाई है, विच इज Z। खुद से मतलब फोर्स करके, दो बातें हैं बेटा, बहुत डिफरेंस है। एक तो इलेक्ट्रॉन खुद पेयर हुआ हो, पहली चीज, एक तुमने फोर्स करके भैया उसको पेयरिंग करवाई हो, वो Z होता है। टेंशन मतलब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अभी फॉर्मूला देखो, P क्या है बच्चे, पेयरिंग एनर्जी। P क्या है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी भैया चाहिए होगी आपको किसी इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई तो आप पेयरिंग नहीं करवाओगे, अगर पेयरिंग एनर्जी कम हुई आप तभी पेयरिंग करवाओगे। फिर से बोलूं, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई इट मींस आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, भैया इतने हमारे हाथ में इतनी एनर्जी नहीं है तो हम पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अगर कम एनर्जी में काम चल रहा है तो ही हम पेयरिंग करवाएंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, कम है, और अगर एनर्जी कम है तो मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। आगे चलूं, फॉर्मूला समझ में आ गया क्या लिखना है। अभी हम ये सीखते हैं बेटा इसको यूज कैसे करना है, तो हम 1 बाय 1 ना निकाल के देखेंगे कि CFSC निकालते कैसे है। मैं आपको 2-3 निकलवाऊंगी, बाकी आप खुद निकाल लेंगे। शालिनी बच्चे वो डिपेंड करता है, शिवानी सॉरी शालिनी वो डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल है, हम नहीं बता सकते कि हाउ मच। हर कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग पेयरिंग एनर्जी चाहिए होती है शालिनी, ठीक है, हर कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। चलो चलो, D1 क्या है, देखो D1 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूँ, मैं आपको सिंपल T2G और EG से दिखा रही हूँ, आपको बेसिकली निकालना सिखा रही हूँ कैसे निकलेगा। तो D1 का क्या मतलब है बच्चे, T2G में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बोलो हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। Yes, ma'am. पहले ओफो के रूल के अकॉर्डिंग भरोगे ना, पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो CFSC कैसे निकालोगे इसका, CFSC कैसे निकालोगे, -0.4 इंटू डेल नोट, बोलो इसमें तो 0 है तो इसकी CFSC क्या आ जाएगी, -0.4 डेल। क्लियर है। पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि भैया यहाँ पे तो हमने किसी को इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाया ही नहीं, ठीक है। और ये ध्यान रखना डेल नोट जो है 10 DQ के भी बराबर होता है, ये इसकी एक यूनिट है, ये इसकी यूनिट है, इसको आप ध्यान रख सकते हो, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया। आगे आओ, D2 का मतलब क्या है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन। D2 का मतलब कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे फिल करूंगी, 1 2, ठीक है, EG में नहीं जाएगा
तो इसकी CFSC क्या हो जाएगी बच्चे, -0.4 इंटू 2, कितना आ जाएगा बोलो, -0.8 डेल नोट, हाँ या ना, बोलो बोलो ना। यस मैम। इसकी निकालो D3, अरे तुम निकालो, मैं नहीं निकालूंगी, तुम्हें ही निकालना है, ये तुम्हें निकाल, मुझे तो आते हैं निकालने, तुम निकालो फटाफट से D3 का कितना आएगा, CFSC निकालो, 1 2 3, कितनी आएगी CFSC, -0.4 इंटू 3 डेल नोट, यानी कि -1.2 डेल नोट। ठीक है, आगे चलो, यहाँ पे मैं आपको D9 का बता रही हूँ, बाकी तुम खुद निकालोगे। अभी तक जितने भी बैच हुए हैं ना, मैंने इतना किसी में नहीं निकलवा के देखा, उन बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि मैम ये आएगा। 1 2 3, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, हाँ या ना, इतना ठीक है, 4 5 सारे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, फिर जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा बच्चे, नीचे आएगा, 6 7 8, अब कहाँ जाएगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है, ऊपर गया। ठीक है, इसकी CFSC क्या आएगी, देखो ना कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू -0.4 प्लस 3 इंटू 0.6 डेल नोट, कितना आएगा इसका आंसर बताना, -2.4 प्लस 1.8, कितना आएगा, -0.6 डेल नोट, हाँ यही आएगा क्या, बोलो बोलो, अरे बोलो। मैम हाँ मैम EG वाले में आपने एक 2 आने चाहिए थे ना शायद उसमें। क्यों, दो क्यों आए, ये दो ही तो है, वो दिख नहीं रहा होगा, ये देखो मैम दूसरे वाले में। इसमें दो क्यों आएंगे, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ठीक है, जब आप 10 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 8 करोगे तो ये दो हटा दोगे। ठीक है, तो D1 D2 D3 D8 D9 D10 के तुम CFSC निकाल लोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके माइंड में ना ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था कि मैम लिगेंड की स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करेगी क्या, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, आपने बताया था पेयरिंग होती है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, आप कहते हो कि पेयरिंग नहीं होगी, क्या इसमें वो वाला फंडा नहीं लगेगा क्या, तो नहीं लगेगा। D1 D2 D3 D8 D9 D10, चाहे आप इसमें कोई भी लिगेंड लो, स्ट्रॉन्ग लो वीक लो, बेशक आप किसी की भी CFSC निकाल के देख लेना, सब में सेम ही आएगी, क्योंकि उसमें D1 D2 D3 8 9 10 में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, यानी कि जो इन 6 की जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का प्रोसीजर है वो डिपेंड नहीं करता ऑन लिगेंड स्ट्रेंथ, वेदर द लिगेंड इज वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, समझे क्या नहीं समझे, बोलो। यस मैम, समझ में आ बेटा मैत्री, ये ना जैसे नहीं होती यूनिट नहीं होती, तो ऐसी ही यूनिट है कि डेल्टा ओ ना DQ के इक्वल होता है, डेल्टा O 10 DQ के इक्वल होता है, जस्ट एक यूनिट है, इसका DQ का कोई नाम नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान रखना ये। अभी ना, अभी हम थोड़ा अलग सी चीजें पढ़ते हैं, अभी ना D4 पढ़ना है, D5 पढ़ना है, D6 और एक D7, वो तुम खुद करोगे। तो बच्चे अगर मान लो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में किसी मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है D4, मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तब उसके पास ना 2 ऑप्शन हो जाते हैं, क्या, देखो मैं बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना, T2G और EG। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 1 2 3। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचाओ, ध्यान से सुनना, या 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचाओ, या 4th इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही आएगा, हाँ या ना, या तो 4th इलेक्ट्रॉन तुम्हारा EG में जाएगा, T2G में जाएगा। अब आएगा लिगेंड का रोल, अब आएगा लिगेंड का रोल। अगर तो तुम्हारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ध्यान रखना, 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा बच्चा, फर्स्ट पे T2G में आएगा, वो कहाँ आएगा, T2G में आएगा। जबकि अगर तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है तो वहां पे क्या होगा, जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, EG में जाएगा। तो 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे CFSC तो निकाल लोगे ना, वो तो निकलवाने की जरूरत नहीं है ना, बताओ। यस मैम। निकाल लोगे ना, जैसे इसकी देखो कैसे निकालोगे, -0.4 इंटू 3
प्लस ऊपर भी अब एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू 0.6 इंटू 10 नोट निकाल लोगे, इजिली निकाल लेना। मैं आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट बता रही हूँ। इसमें कैसे करोगे बच्चे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, 1 2 3, तो 4 और 5 कहाँ आएंगे, नीचे ही आएंगे, ठीक है। 6 में देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो ये 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो आप 4th इलेक्ट्रॉन T2G में डाल रहे हो, वो आप क्या कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, वो आप खुद से कर रहे हो, खुद से डाल रहे हो। मतलब बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन को फोर्स करो, भैया तू जोड़ी बना ले। तो ध्यान रखना, जो ZP वाला फैक्टर था ना, वो किस में आएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएगा, वीक फील्ड लिगेंड में नहीं आएगा। जैसे देखो कैसे, यहाँ पे बनाओ, D5 का बनाओ बच्चे, D5 का बनाओ, 1 2 3 4 5 चलेगा, बताओ। आगे यहाँ देखो, यस मैम। D6 में क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब 6 इलेक्ट्रॉन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो नीचे ही आएगा। अब जो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो नीचे भेजा ना, वो आपने नहीं भेजा है, वो अपने आप आया है। पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई, कब आप भेज रहे हो, कब खुद आ रहा है, ये क्लियर हुआ। यस मैम। तो यानी कि अगर मैं D6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड को कंपेयर करूं, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो भैया खुद आया है, और ऐसे ही ये वाला है, ठीक है। तो आपने खुद से, आपको ये देखना है एक्स्ट्रा कितनी पेयरिंग करवाई। तो देखो ये तो है, इसमें ये भी है, ये कॉमन है, तो एक्स्ट्रा कितनी हुई, 1 और 2, कितनी हुई है, 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये पूरा निकालने के बाद CFSC आप लास्ट में लगा दोगे +2p, +2p, ठीक है। जैसे अगर D7 देखो, यहाँ पे मैं अगर इसको चेंज करूं, देखो D7 के लिए लिखूं, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, बोलो हाँ या ना, है ना 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब कितनी एक्स्ट्रा कराई आपने पेयरिंग, 1, तो उस केस में क्या आएगा, 1p। समझे इस चीज को, कितनी एक्स्ट्रा कराई, यानी कि जो ये पेयरिंग वाला फैक्टर है, वो कहाँ पे इंक्लूड करोगे बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में करोगे, ठीक है जी, ठीक है, बोलो ना। यस मैम। चलो जी, अच्छा अभी ना आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो डेल्टा नोट होता है ना, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बच्चे क्या होता है कि जो क्रिस्टल फील्ड हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ना, वो ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से। ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, मतलब जब लिगेंड अप्रोच किया बेटा, जब लिगेंड अप्रोच किया, तो जब स्प्लिटिंग होगी ना, स्प्लिटिंग होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी निकलने वाली है, ठीक है। वो एनर्जी, सपोज मान लो वो एनर्जी है, मान लो बेटा 300 किलो जूल पर मोल, जब स्प्लिटिंग हुई तो इतनी एनर्जी निकल गई, पहली चीज। अब पेयरिंग एनर्जी के लिए सपोज मुझे चाहिए कितनी, 150 किलो जूल, समझ रहे हो, दो चीजें हैं, एक तो स्प्लिटिंग हुई तब एनर्जी हुई, तो मान लो 300 किलो जूल निकल गई, और पेयरिंग के लिए सिर्फ चाहिए 150, तो भैया आराम से पेयरिंग करवाएगा, बोलो हाँ या ना, इस चीज को समझे तो। 300 निकल गई और पेयरिंग के लिए सिर्फ 150 चाहिए, भैया मजे से करवाएगा, मजे से करवाएगा, तभी तो उसने पेयरिंग करवाती। जबकि वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है बच्चे, वीक फील्ड लिगेंड भैया इतने मजे से अप्रोच नहीं कर पाएगा मेटल के डी ऑर्बिटल को, तो इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होगी। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में अगर इतना एनर्जी डिफरेंस है, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में इतना होगा, मतलब एनर्जी कम रिलीज हुई, सपोज हो गई 200 किलो जूल हो गई है, और पेयरिंग के लिए चाहिए भैया 220, पेयरिंग के लिए चाहिए, ऐसे ही होता है। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें ऐसे होती है। तो हो गई 120, वो पागल है, वो कहेगा मेरी तो वैसे इतनी कम एनर्जी रिलीज हो रही है, पेयरिंग में तुम और दे दो, कहेगा मैं नहीं करवाऊंगा पेयरिंग। इसीलिए बच्चे वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होती है, और हमेशा वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तभी वो पेयरिंग नहीं करवाता, तभी जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो EG में पहुंचता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में 4th लिगेंड वापस T2G में आता है। क्लियर हुई ये वाली चीजें, जल्दी बोलो, बोलो बेटा। यस मैम। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे समझते जाओ, ठीक है। अच्छा जी, ये चीजें ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा ओ ज्यादा, डेल्टा ओ का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, मतलब डिफरेंस ज्यादा,
वीक फील्ड लिगेंड में कम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा। मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे उसमें CFSC क्या होगी, ज्यादा, और जो वीक फील्ड लिगेंड में होंगे उसमें CFSC क्या होगी, कम। हो गया क्लियर? आगे चलो, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट बना के, आप ध्यान रखेंगे कि D1, D2, D3 और D8, D9, D10 में इलेक्ट्रॉन जो फीलिंग होगी विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। ये समझ में आ गया पॉइंट? ये समझाऊं कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 हो या 8 हो या 9 हो, 10 हो, उसमें डिपेंड नहीं करता कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इलेक्ट्रॉन फीलिंग सेम होगी। साहिबा समझा दिया बेटा, समझा दिया, ठीक है? ठीक है, इनमें से 1, 2, 3, 8, 9, 10 में से कितने भी इलेक्ट्रॉन हो तो फीलिंग क्या होगी, सेम होगी इलेक्ट्रॉन की, चाहे आपका लिगेंड का नेचर कैसा हो। ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी तो क्या होगा, हाई डेल्टा नोट, इतनी एनर्जी होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो भैया एनर्जी कम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। फिर से बोल रही हूँ, जब मैंने आपको CFT में सिखाया था, लो स्पिन और हाई स्पिन का मतलब ये नहीं होता है कि मैम लो स्पिन में सारे के सारे पेयर्ड होंगे, हाई स्पिन का मतलब सारे के सारे अनपेयर्ड होंगे, इसका मतलब ये नहीं होता है। लो स्पिन का मतलब होता है, लो स्पिन का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है एज कंपेयर टू हाई स्पिन। देखो इधर, ये देखो बेटा, इधर देखो, कम बताऊं आपको, ये उसने नहीं बताया था, VBT नहीं कुछ बता के गया, वो तो बस उसने थ्योरी दे दी। तो इधर देखो बेटा, जैसे D5 में देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लो स्पिन के केस में, और जबकि हाई स्पिन के केस में क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो हाई स्पिन का मतलब बस ये होता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट उसका ज्यादा आएगा और लो स्पिन में मैग्नेटिक मूवमेंट कम आएगा। अगर कोई आपसे बोले मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो D5 का, तो आप क्या बोलोगे, 5.9, और लो स्पिन के केस में निकालने के लिए बोले तो क्या आएगा बेटा, 1.8। ये चीजें समझ में आ रही है ना, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम्हें, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो ये मतलब होता है लो स्पिन का और हाई स्पिन का। और अगर उनको निकालने देना हो आपको कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो, या ये बता दो कि D5 लो स्पिन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या D5 में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो भैया आपको ये सब बनाना पड़ेगा। फिर से बोल रही हूँ दूसरी बात, अगर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं कर रखा कि VBT के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो या CFT के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, तो तुम लोग CFT के अकॉर्डिंग निकालोगे, क्योंकि CFT ने एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दी थी तुम्हारे मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। ठीक है इतना? हाँ जी बोलो। चलो उसके बाद हम ना, एक बार मैं दोबारा तुम्हें इसी फिगर पे लेके आती हूँ, ध्यान से देखना। ऑक्टाहेड्रल में सीख ली ना, अभी हम टेट्राहेड्रल में सीखते हैं कैसा होगा। बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना। देखो बेटा ये क्या है, यहाँ पे देखो, ये क्या लिगेंड है, ये मेटल है, ये लिगेंड है, मैं ऊपर LL लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। 4 लिगेंड होते हैं ना टेट्राहेड्रल में, ये देखो बना दिए, ठीक है, बना दिए। अच्छा अभी देखो ये क्या है, एक्सिस बना रखी है, ये एक्स एक्सिस है, मैं बता देती हूँ तुम्हें, ये ऊपर वाली Z एक्सिस है और ये वाली Y एक्सिस है, दिख रहा है सबको? बताओ, एक्स यस एक्सिस, मैम। Y एक्सिस, Z एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, मैंने बोला था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन जो ये टेट्राहेड्रल वाले हैं बेटा, टेट्राहेड्रल वाले हैं, बेसिकली जो लिगेंड लिगेंड के बीच में एंगल है वो कितना है, बताओ बताओ कितना है, 109। 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है इतना है, ठीक है। यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि टेट्राहेड्रल वाले के केस में अब लिगेंड एक्सिस से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सिस से अप्रोच करते तो भैया सभी लिगेंड के बीच में कैसा एंगल होना चाहिए था, 90 डिग्री होना चाहिए था। है कितना, है कितना, 109 डिग्री। यानी कि अब लिगेंड भैया एक्सिस से अप्रोच नहीं कर रहे, बीचों बीच, कहीं एक्सिस के बीचों बीच अप्रोच कर रहे हैं। पहले तो ये बात बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो बोलो, हो गई? चलो यानी कि आप ये तो समझ गए कि टेट्राहेड्रल के केस में भैया एक्सिस के ऊपर से लिगेंड नहीं आ रहा, कहीं बीचों बीच से आ रहा है। अगर बीचों बीच से आ रहा है तो क्या मैं बोल सकती हूँ अब इस बार ये तीनों ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे, और अगर ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, बोलो बोलो,
ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा। इस केस में रिपल्शन वो कम फेस करेंगे, यानी कि एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो कम। जाएगी। अब हो गया ना उल्टा, बताओ उल्टा हो गया। शालिनी बेटा मैं ये कह रही हूँ आपकी एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन जो मेटल के अराउंड लिगेंड है इनके बीच में एंगल है 109। यानी कि अब अगर आप ये बोलोगे कि मैम एक्सिस के ऊपर से लिगेंड आ रहे हैं तो वो बात सही नहीं होगी, क्योंकि अब लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, 109 डिग्री से आ रहे हैं, जबकि एक्सिस के बीच में कितना होता है 90 डिग्री का। यानी कि लिगेंड अब एक्सिस के ऊपर से नहीं, एक्सिस के कहीं बीचों बीच से आ रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इनकी एनर्जी हाई होगी और इनकी एनर्जी कम होगी। पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल में, तो आप बोलेंगे ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि ओक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड थे, 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे थे, रिपल्शन की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा, एनर्जी गैप ज्यादा था, जबकि टेट्राहेड्रल में सिर्फ 4 लिगेंड है। तो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है, ओक्टाहेड्रल में ज्यादा होती है। ठीक है, कितनी कम होती है कितनी ज्यादा होती है मैं आपको बताती हूँ। ये देखो पहले इसको पढ़ लो, पहले इसको पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। देखो, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ligand cannot approach along the axis that is xyz while ligand approach in between the axis. ठीक है, in tetrahedral complexes only 4 ligand are present, so CFSC is much smaller in tetrahedral complexes as compared to octahedral complexes. कितनी कम होती है, देखो टेट्राहेड्रल डेल्टा टी से दिखाते हैं हम। डेल्टा टी अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है बच्चे, 4/9 ऑफ डेल्टा नोट के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। डेल्टा टी किसके बराबर होता है, 4/9 ऑफ डेल्टा नोट। इतनी स्प्लिटिंग जो होती है कम होती है। ठीक है, अगर स्प्लिटिंग कम हुई बच्चे, स्प्लिटिंग कम हुई तो पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, और अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी इट मींस वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बच्चे वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इतना चलेगा, क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, बताओ बेटा। यस मैम। चलो, कोई डाउट तो नहीं है ना, क्वेश्चन देखना निकाल लोगे अगर समझ में आ रहा है तो। ओके, ये मैंने अभी बताया था। यहाँ देखो ये डायग्राम मैंने बना रखा बेटा, इधर देखो, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखो इधर क्या किया मैंने, एक मिनट, ये वही सेम फंडा है, जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। जैसे मेटल को दिखा भैया लिगेंड मेरे पास आ रहा है, थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ गई। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, टेट्राहेड्रल में बीचों बीच से आ रहा है, यानी कि जो आपकी T2G है, DXY, DZX और DYZ, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जो E वाला है उसकी एनर्जी कम होगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए आप यहाँ पे G यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पे जिराडे यूज नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे T2 और E। इतना क्लियर हुआ, पहले तो ये बताओ, इतना क्लियर हुआ। ये इलेक्ट्रॉन तो मैंने ना समझाने के लिए दिया था, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम टेट्राहेड्रल से क्वेश्चन आते हैं क्या, तो नहीं आते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तुम्हें CFSC निकालनी नहीं आएगी। हाँ, सिर्फ ये जरूर पूछ सकते हैं बेटा कि डेल्टा टी वाला जो रिलेशन है वो आपसे पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। एक मिनट मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर दूं, ठीक है। ये वाला रिलेशन आपसे पूछ सकते हैं कि डेल्टा टी जो है 4/9 ऑफ डेल्टा नोट होता है। अगर फिर भी वो किसी कॉम्प्लेक्स का निकलवा भी लेते हैं बेटा तो आप निकाल सकते हो। मान लो D2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे तो 2 इंटू -0.6 क्या हो जाएगा, देखो इधर, इधर देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -0.6 इंटू डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा -1.2 डेल्टा टी। आप देख रहे हो ना, बैरी सेंटर से E का डिस्टेंस उतना ही 0.6, और T2 से बैरी सेंटर का डिस्टेंस उतना ही है जितना ऑक्टाहेड्रल में था, लेकिन अब 0.6 वाले के आगे माइनस लग गया क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई है। ठीक है, ये तो था टेट्राहेड्रल के लिए। लेकिन अगर एग्जामिनर का मन है वो आपसे पूछेगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग निकाल दो इन टर्म्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो आप क्या करोगे, डेल्टा टी को क्या लिख दोगे, 4/9 ऑफ डेल्टा नोट। तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, CFSC इन टर्म्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। क्लियर हुआ, बोलो जी, क्लियर हुई चीजें? यस मैम। ठीक है, ये पता चल गया ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कहाँ से कहाँ होगी, टेट्राहेड्रल में क्या होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, ये सब समझ में आ गया।
ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं। चलो, ऑक्टाहेड्रल में क्या देखा बेटा हमने? ऑक्टाहेड्रल में ये देखा कि T2G की एनर्जी कम होती है, EG की सॉरी हाँ EG की ज्यादा होती है, क्योंकि लिगेंड जो है कहाँ से अप्रोच करता है? एक्सिस से अप्रोच करता है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करे तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगी और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, पेयरिंग नहीं होगी। तो वीक फील्ड लिगेंड वाले हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये मैं आपको VBT में बोलती थी, लेकिन मैंने उसका रीजन नहीं दिया था आपको। अभी आपको पता चल गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है बच्चे? उल्टा हो जाता है, E वाला नीचे आ जाता है, T2 वाला ऊपर आ जाता है। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा हाई स्पिन बनाते हैं, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है ड्यू टू 4 ligand around metal line, while in octahedral complexes there are 6 ligand around metal line। ठीक है, और कितना कम होता है? डेल्टा T अप्रोक्सीमेट आपको याद रखना है 4/9 डेल्टा नोट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, CFSC कैसे निकालने हैं ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ZP वाला फैक्टर कहाँ इंक्लूड करोगे बेटा? ZP वाला कहाँ फैक्टर इंक्लूड करोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में करोगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, उसमें आप नहीं देखोगे कि लिगेंड कैसा आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको सिंपल वैसे ही करनी है। 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, 4 जाएगा EG में। कोई अगर मैं आपको चलो समझाती हूँ, अगर ये आपको चीज समझ में नहीं आई ना, चलो हम देखते हैं। मान लो ये D8 है, मान लो D8 है बेटा, मान लो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए है, तो आप कैसे भरोगे? देखो 1 2 3, फिर आप कहोगे मैम 4th इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 4 5 6 फिर 7 8। बोलो ऐसे ही करोगे हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस मैम। करोगे। चलो, ये था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। सपोज अभी मैं बनाती हूँ वीक फील्ड लिगेंड के लिए। देखो नीचे बना रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है ना, नीचे बना रही हूँ, यहाँ देखो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ वीक फील्ड लिगेंड। क्या कहता है? पेयरिंग नहीं करेगा। 1 2 3 ऊपर जाएंगे, 4 5 तो 6 वाला नीचे ही आएगा, 7। यस मैम। तो देखो दोनों सेम है, हाँ या ना? यस मैम। तो इसीलिए बोला मैंने कि इनमें डिपेंड नहीं करता लिगेंड कौन सा है। आप चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग फीलिंग करो या वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग फीलिंग करो, CFSC विल रिमेन सेम। समझ में आ गया? अब आई थिंक आ गया होगा। ओके, आज के लिए इतना बहुत है, या आगे कराऊं? मैम एक बार D9 बता दीजिए। हाँ बताती हूँ, पहले बताते चलो। D9 कैसे भरोगे आकृति? देखो 1 2 3, अगर स्ट्रॉन्ग है तो 4 5 6 7 8 9, हाँ या ना? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते ना इलेक्ट्रॉन आकृति। इसमें कैसे फिल करोगे? वीक में कैसे फिल करोगे? इधर देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है आकृति? यस मैम। ठीक है, दोनों सेम है ना, तो इसलिए बोला इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, चलो और कुछ डाउट किसी को तो पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी मैं अभी करोगे या मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को करोगे? बताओ, और करवाऊं क्या या सफिशिएंट है इतना आज के लिए? बोलो।